आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री के इस सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ फ्री ट्रेड अर्थात मुक्त व्यापार का काल। आपने देखा था पिछले क्लासेस में हम लोग एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट का पढ़ा, 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा, 1813 का एक्ट पढ़ा हम लोगों ने, 1833 का एक्ट पढ़ा, 1853 का पढ़ा और 1858 तक आ गए थे। लेकिन आपने देखा कि जो भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन है उसमें उसको दो काल में बांटा जाता है, एक वाणिज्यिक काल और दूसरा मुक्त व्यापार का काल। तो एक बार मुक्त व्यापार के काल को कंप्लीट किया जाए ताकि पूरे जो है ब्रिटिश शासन के जो कंपनी का शासन है उसको आप पूरी तरीके से समझ पाएं। तो आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए, हम लोगों को सबसे पहले इसी बिंदु पर पकड़ बनाना है, इसी को बहुत अच्छे से समझना है। तो ये जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था कि जो 1757 से 1857 का जो समय है इसको ब्रिटिश कंपनी के शासन का समय माना जाता है और इसको दो भागों में बांटा गया है। ये ब्रिटिश कंपनी का शासन रहा। इसमें दो प्रकार के फेज हैं। इसमें पहला फेज है वाणिज्यिक काल और दूसरा है मुक्त व्यापार का काल। एक है एज ऑफ कॉमर्स, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। वाणिज्य काल का दौर का युग या दौर, ये फ्रॉम 1757 से 1813 तक ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपके कॉपी में नोट्स के रूप में आ चुका है। अब एज ऑफ फ्री ट्रेड समझना है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस में भी कई सवाल पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी। ये मुक्त व्यापार का युग है और इट इज फ्रॉम 1813 से लेकर के 1857। तो अब हम लोगों ने देखिए, चूंकि इसको पढ़ लिया है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है और अब इसको देखेंगे। तो आज ये क्लास शुरू होगी जी, बिल्कुल उस पर भी बात कर लेंगे, बिल्कुल बात हो जाएगी। एनसीईआरटी की किताब देखिए, पढ़ना ये आपका दायित्व है, अर्थात आप धीरे धीरे पढ़िए। पहले छठवीं का पढ़ लीजिए, मान लीजिए हिस्ट्री आपने पढ़ा तो हिस्ट्री की छठवीं की एनसीईआरटी पढ़िए, फिर सातवीं की पढ़िए, फिर आठवीं की पढ़िए, फिर नौवीं की पढ़िए, 10वीं, धीरे धीरे आगे बढ़िए। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए कि पुराने क्वेश्चन पेपर को तब तक देख डालिए, इधर जब तक मैं पढ़ा रहा हूं इसको पढ़िए और फिर स्टार्ट करिए, तो सारा समझ में आएगा। क्योंकि जिस चीज को आप एक बार पहले पढ़े होते हैं उसको पढ़ने से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो लेकिन फिर भी रोज कुछ ना कुछ रीडिंग की हैबिट डालना है। अब देखिए, ये एज ऑफ फ्री ट्रेड, अब ये हम लोगों के आज का टॉपिक, हम लोगों के आज का टॉपिक क्या है? एज ऑफ फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार का युग, युद्ध लिख देते हैं, सॉरी, युग या दौर। और ये है 1813 से 1857। और इसको पढ़ने के लिए पहले तो ये क्या है, इस हेडिंग के तहत देखेंगे कि मुक्त व्यापार का मतलब क्या है। दूसरा, इसकी प्रकृति क्या थी, इसका नेचर क्या था, इसकी प्रकृति क्या थी, है कि नहीं, नेचर क्या था। और तीसरा ये देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ा।
ये 3 मेन पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे कि व्हाट इज फ्री ट्रेड। देखिए, व्हाट इज फ्री ट्रेड, what is the nature of age of free trade, and what is the effect of age of free trade। क्वेश्चन पेपर जो है घटना चक्र का आप ले लें, घटना चक्र का क्वेश्चन पेपर ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, लेकिन घटना चक्र का थोड़ा बेटर है, तो आप अगर वो ले लेते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। अब देखिए, बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको समझा जाए, जरा ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। यूरोपीय कंपनियां आईं, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हुई, अंततः ब्रिटिश कंपनियों का अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन शुरू हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर शुरू में नियंत्रण बहुत कम था, जिसके नाते ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी भारत में लूट मचाई। खासकर आप जानते हैं इलाहाबाद की संधि के बाद इसी नाते रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण शुरू किया गया। और 1813 तक आते आते 1813 के चार्टर एक्ट में आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, खाली चीन और चाय को छोड़ करके। अगर आप देखेंगे तो आप सभी को पता होगा, ये अपनी कॉपी में आप देख लेंगे, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया? इस चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि चाय और चीन के अलावा, अर्थात चाय और चीन के अलावा किसी भी चीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार नहीं होगा। मतलब पहली बार, बात समझ रहे हैं, पहली बार जो है यहां पे एकाधिकार को नियंत्रित किया गया। तो चाय और चीन के अलावा, चाय और चीन के अलावा किसी भी व्यापार पर, किसी भी व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार नहीं होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार नहीं होगा, मोनोपोली नहीं होगी, एकाधिकार नहीं होगा। जब ये बात कही गई, घटना चक्र का एक भी ले सकते हैं, इकट्ठा भी ले सकते हैं, अलग अलग, वो तो अपनी चॉइस से लिया जाता है। चाहे तो आप अलग अलग ले लें, उससे पतला पतला रहेगा, इकट्ठा ले लेंगे मोटा रहेगा, तो पढ़ने में दिक्कत होती है। अलग अलग लेना ज्यादा बेटर रहता है। तो देखिए, चाय और चीन, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। चाय और चीन, ध्यान से सुने, चाय और चीन के अलावा बाकी सारे एकाधिकार कंपनी का खत्म कर दिया गया। तो क्यों किया गया एकाधिकार खत्म? इसीलिए किया गया ताकि मुक्त व्यापार के दौर में प्रवेश किया जा सके, फ्री ट्रेड। क्यों फ्री ट्रेड? ताकि बाकी ब्रिटेन की कंपनियों और यूरोपीय कंपनियों को भी व्यापार का अवसर मिले। एक चीज ध्यान से सुनेंगे, जब भी शुरुआत होती है, वही चर्चा, देखिए जितनी चर्चा है उतनी ही तो चर्चा की जाएगी, जितना जरूरी है। क्योंकि जानते हैं, एक चीज ध्यान रखें, जनरल स्टडी हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं। मैंने शुरू में जब पढ़ाना शुरू किया तभी बताया कि मैं आपको विषय नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां कोई विशेषज्ञ नहीं बनाना है। ये आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, स्टेट में एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा रहा हूं, अर्थात जनरल स्टडी है। जनरल स्टडी में आपको अवेयर करना है और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। देखिए, शिक्षक के ऊपर पूरा निर्भर नहीं रहा, मैं आपको दिशा दूंगा, लाइनो लेंथ बनाऊंगा, आपके लोकस और फोकस को निर्धारित करूंगा और जो जरूरी है वो पढ़ाऊंगा।
जिससे आप जानते सिविल सेवा को पास कर सकें। और आपका दायित्व होगा कि अगर आपको और जानने की किसी चीज में इच्छा है, आपकी व्यक्तिगत जिज्ञासा है, तो आप किताब लेके पढ़ सकते हैं, नेट पे पढ़ सकते हैं, और बाकी जानते हैं जो है एनसीईआरटी, इन सब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए हमें तो पता है कहाँ कितना पढ़ाना है, कैसा पढ़ाना, क्योंकि मैं कोई नया शिक्षक नहीं हूं। मैं 18 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और 500 से अधिक बैच पढ़ा चुका हूं। इस नाते मुझे पता है कि कितना किस चीज में पढ़ाना है, कितना क्वेश्चन आता है। लेकिन इससे ज्यादा की अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने से सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है केवल कोचिंग पे निर्भर नहीं रहा जाता है। कोचिंग से आपको जानते हैं सिलेबस आपका पूरा हो जाता है, एक बार फास्ट जानते पढ़ाई हो जाती है, सोच और समझ बेहतर हो जाती है, एग्जाम का नजरिया पता चल जाता है, नेचर पता चल जाता है। बाकी आपको स्वयं भी एफर्ट लेना पड़ेगा, स्वयं भी प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए ये ना सोचें कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। हम जो भी पढ़ाएंगे ये जान लीजिए कि बहुत अनुभव के साथ, जो बहुत बेहद जरूरी है तैयारी के लिए। इससे ज्यादा जब भी पढ़ने की इच्छा हो आप कोई भी किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। आप उस कोई भी जानते हैं नेट पे जाकर के बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। और बाकी जानते कोई सवाल जवाब इस समय मत किया करें, लास्ट में किया करें, क्योंकि इससे जानते हैं आपके क्लास का समय प्रभावित होता है और बहुत सारे अच्छे विद्यार्थियों का समय जानते खराब होता है। कोई भी ऐसी जिज्ञासा है तो वो आप लास्ट का जो 5-10 मिनट होता है तो लास्ट में अपने सवाल कर सकते हैं, और उसमें जो हमको जब सवाल जरूरी लगेगा उसका मैं जवाब दूंगा। ये कोई बाध्य नहीं, जानते बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि कई बार जेन्युइन सवाल नहीं होता, बहुत ही आवश्यक सवाल नहीं होता, तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी नहीं है। अब देखिए मैं यहां पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अब सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस दौर में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ और प्रतिस्पर्धा हुई, जिसके नाते फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया। अब लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में बहुत चुनौती पेश की। बात समझ रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में चुनौती पेश की। कैसी चुनौती? एकाधिकार करने लगी, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करने लगी, ब्रिटिश सरकार के सामने चुनौती आने लगी, ब्रिटेन में अव्यवस्था आने लगी, जिसके नाते शुरू में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ एक्ट लाए गए, चार्टर एक्ट लाए गए। लेकिन देखा गया कि इससे काम नहीं चलने वाला है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार ही छीन लिया जाए। और छीना कैसे जा सकता? धीरे धीरे एकाधिकार खत्म करके। तो 1813 में पहली बार कंपनी को सीमित कर दिया गया। कैसे सीमित किया गया? चीन, कहा गया कि चीन के साथ जो अफीम का व्यापार होता है वो, और भारत में जो चाय का व्यापार है, यही आपका 2 एकाधिकार रहेगा। बाकी किसी भी मामले पे आपको एकाधिकार नहीं रहेगा। बाकी कंपनियों को भी राइट होगा। बात समझ रहे हैं? बाकी कंपनियों को भी राइट होगा आपका। तो बाकी कंपनियों पे जब राइट होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? मुक्त व्यापार करना पड़ेगा। इसका मतलब है मुक्त व्यापार को लाना पड़ेगा। और मुक्त व्यापार के लिए क्या करना पड़ेगा? सारी कंपनियों को व्यापार करने का अवसर देना पड़ेगा। अर्थात मुक्त व्यापार का काल यह बताता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ बाकी ब्रिटेन और यूरोप की कंपनियों को व्यापार का अधिकार दिया जाना। एक छोटी सी बात को आप समझेंगे यहां पर। देखिए ये जो 1760 है और 1830, यहां ब्रिटेन में ये जो है, ये ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग माना जाता है। ये औद्योगिकरण का दौर। इसी दौर में ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ और ब्रिटेन विकसित देश बना। यहीं पे ब्रिटेन जो है विकसित, डेवलप्ड कंट्री बन गया था।
तो इस दौर में देखा जाए तो ब्रिटेन विकसित देश बना, उसका औद्योगिकरण हुआ, उसने उत्पादन किया। जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा ताकि आप पूरी बात को ही समझ जाएं। इस दौर में ब्रिटेन का औद्योगिकरण हुआ। कहां पे? ब्रिटेन में। स्टीम इंजन से मशीन बनी, मशीन से लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा और ब्रिटेन का औद्योगिकरण हो गया। औद्योगिकरण होने से उत्पादन ब्रिटेन का बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब ब्रिटेन का उत्पादन बढ़ गया तो ब्रिटेन इस सामान को बेचेगा कहां? इस सामान को बाजार में बेचेगा, और बाजार में बेचने के लिए एक स्टेब्लिश बाजार यूरोपीय बाजार थी। एक यूरोपीय बाजार थी जहां सामान बेचा जा सकता था, और दूसरा जानते भारत में जो बाजार खड़ा करके बेचा जा सकता था, भारत में बाजार बनाकर, जरा इस शब्द को पकड़िएगा आप। देखिए, एक तो यूरोपीय बाजार में सामान बिक सकता है, क्योंकि औद्योगिकरण से जब आप ज्यादा उत्पादन करेंगे तो एक तो यूरोपीय बाजार में इस सामान को बेच सकते हैं, दूसरा भारत में बाजार बना करके। अब यूरोपीय बाजार में सामान कब बेच पाएंगे आप? जब यूरोपीय लोगों को भी मौका देंगे। और यूरोपीय लोगों को मौका कहां देना पड़ेगा? भारत में ब्रिटिश कंपनी को, भारत में ब्रिटेन की सरकार को। और भारत में मौका कब मिलेगा? जब ब्रिटेन की सारी कंपनियों और यूरोप की सारी कंपनियों को जानते हैं समान अवसर होगा। एकाधिकार को जब रोका जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को। यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार अपने उत्पादन को खपाना चाह रही, यूरोप के बाजार में बेचना चाह रही, लेकिन यूरोप के बाजार में बेच तब पाएगी जब इनको भी अवसर देगी। तो इसीलिए यूरोपीय कंपनियों को भारत में अवसर देने के लिए और भारत में बाजार खड़ा करने के लिए क्या कंसेप्ट लाया गया? मुक्त व्यापार का कंसेप्ट लाया गया। और इसी मुक्त व्यापार के अवसर से यूरोपीय कंपनियां बहुत बड़े स्तर पे भारत में आई, ब्रिटेन की कंपनियां बहुत बड़े स्तर पर भारत में आई, और भारत जो है एक जो है ब्रिटिश कंपनियों के लिए बाजार बन गया। ये अलग बात है कि भारत में बहुत अधिक निवेश की भी शुरुआत हुई। निवेश का लाभ भले ब्रिटेन की सरकार को मिलने लगा, क्योंकि भारत में रेलवे बनाई जाएगी, भारत में सड़क बनाई जाएगी, भारत में टेलीग्राफ की स्थापना होगी, भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, भारत में टेलीफोन आएगा, भारत में सारी चीज आएगी, ब्रिटिश हितों के लिए ही आएगी। लेकिन आएगी तभी जब मुक्त व्यापार का अवसर होगा। यही कारण है कि मुक्त व्यापार के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, कंपनी पर नियंत्रण किया गया, और यहां से मुक्त व्यापार की शुरुआत होगी। तो अब सबसे पहले समझना है कि फ्री ट्रेड क्या है, मुक्त व्यापार है क्या। पहले परिभाषा, ये पॉइंट नंबर 1 है, मुक्त व्यापार। क्योंकि पहले क्या है, फिर इसका नेचर क्या था, फिर प्रभाव क्या पड़ा, ये आज का विषय है। ये बड़ा टॉपिक है, इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जब व्यापार में कोई बाधा नहीं पाई जाती है तो उसी को मुक्त व्यापार कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, अधिक देशों के बीच जब व्यापार में कोई बाधा नहीं पाई जाती है, कोई बैरियर, कोई रिस्ट्रिक्शन, बाधा कैसे बनाई जाती है भी बात करते हैं। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जब व्यापार में कोई बाधा नहीं पाई जाती है, कोई बाधा नहीं पाई जाती है या पाया जाता है, बल्कि नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो उसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। तो उसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच कोई बैरियर ना हो। बैरियर किसका हो सकता है? टैक्स का हो सकता है, ड्यूटी का हो सकता है, कोई कर लगा देंगे आप तो बाधा हो जाएगी, या एकाधिकार होगा
तब भी दूसरा देश नहीं आ पाएगा। तो मुक्त व्यापार का मतलब होता दो देशों के बीच बाधा रहित व्यापार, अर्थात दो देशों के बीच बाधा रहित व्यापार ही मुक्त व्यापार है। अर्थात बाधा रहित, दो देशों के बीच, दो देशों के बीच बाधा रहित व्यापार, बाधा रहित व्यापार मुक्त व्यापार कहलाता है। बाधा रहित व्यापार मुक्त व्यापार कहलाता है। वर्तमान में भी भारत, आप देख रहे होंगे, भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड को लेकर के वार्ता की जा रही है। कई देशों के साथ भी भारत ने मुक्त व्यापार को लेकर के प्रयास किया है। और अभी आपने देखा होगा क्वाड का सम्मेलन था, प्रधानमंत्री वहां से लौट आए हैं जापान से, तो एक नए जानते हैं जो है पैसिफिक एशियन फोरम की बात हो रही है, जिसके आपस के बीच में जो है एक तो सहयोग भी होगा, दूसरा जानते हैं आगे चल करके मुक्त व्यापार की भी कोशिश होगी। तो ऐसे मुक्त व्यापार, अंग्रेजों के समय में मुक्त व्यापार का क्या मतलब था? मुक्त व्यापार का मतलब था बाधा रहित व्यापार, अर्थात भारत में जो भी व्यापार करेगा उस पर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन, किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त जानते कर या किसी तरीके का अतिरिक्त कैप नहीं होगा। अर्थात भारत में इस दौर में, देखिए किस दौर में, अर्थात भारत में इस दौर में व्यवसाय करने वाली, व्यापार करने वाली सभी कंपनियों को समान अवसर होगा, है कि नहीं? तो बाधा रहित व्यापार, बाधा रहित व्यापार, बाधा रहित व्यापार जिससे सभी ब्रिटिश कंपनियों, सभी ब्रिटिश कंपनियों और यूरोपीय कंपनियों और यूरोपीय कंपनियों को व्यापार का समान अवसर मिलता है। बाधा रहित व्यापार जिससे सभी ब्रिटिश कंपनियों और यूरोपीय कंपनियों को व्यापार का समान अवसर मिलता है, व्यापार का समान अवसर प्राप्त होता है, उसी को मुक्त व्यापार का काल कहा जाता है। और इसमें इसकी शुरुआत जो है, यहां लिख लेंगे, इसकी शुरुआत 1813 के चार्टर एक्ट से हुई, चार्टर एक्ट से हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के अलावा सभी एकाधिकार से मुक्त कर दिया गया, के अलावा सभी एकाधिकार छीन लिया गया, है कि नहीं? सभी एकाधिकार छीन लिया गया। यह है व्यापार का समान अवसर, व्यापार का समान अवसर। अब देखिए बाधा क्या होती है, एक बार उसको भी समझा दें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का जो है इकोनॉमी भी उतना मजबूत नहीं है, या समझते नहीं कि भाई बाधा क्या होती है, किस प्रकार की होती है। तो दो देशों के बीच बाधा क्या होती है ये समझा देते हैं। अब देखिए दो देशों के बीच मतलब व्यापार की बाधाएं, ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर, व्यापार बाधाएं। अब देखिए व्यापार में मुख्यतः दो प्रकार की बाधा होती है, एक टैरिफ बैरियर, एक है टैरिफ बैरियर, इसको कहा जाता है बैरियर्स, कर बाधाएं,
कर की बाधा मतलब कर बाधाएं, और दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर्स, गैर कर बाधाएं, गैर कर बाधाएं। देखिए बाधाएं दो तरीके की। कर बाधा में क्या है भाई, किसी देश से कोई सामान आ रहा होगा तो आप कर लगा सकते हैं। कौन सा कर लगा सकते हैं? इंपोर्ट टैक्स लगा सकते हैं, आयात कर लगा सकते हैं, आयात कर लगा सकते हैं, या कस्टम ड्यूटी, या कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, भाई या कुछ किसी दूसरे देश से कोई सामान आ रहा होगा तो आप टैक्स लगा करके एक चुनौती पेश कर सकते हैं, मुक्त व्यापार से रोक सकते हैं। दूसरा कस्टम ड्यूटी। अच्छा टैक्स क्या है? टैक्स तो बिना सहयोग किए लगाया जाता है, और कस्टम ड्यूटी में क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देकर के जब कोई कर लिया जाता है तो उसे ड्यूटी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देकर के, जैसे बंदरगाह बना करके, टर्मिनल पे बहुत सारी फैसिलिटी दे करके जब कोई कर, तो इसी नाते चूंकि हम लोगों ने बहुत सारे बंदरगाह बनाए हुए हैं, इसलिए हम लोग बंदरगाहों पे क्या करते हैं, हवाई अड्डों पे क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी लेते हैं। मतलब एक हो गया इंपोर्ट टैक्स, दूसरा हो गया कस्टम ड्यूटी। अभी तो आप नोट कर लें ऐसे। अच्छा इसके अलावा आप यहां देखेंगे गैर कर बाधा में क्या है। गैर कर बाधा तीन ही प्रकार की है मुख्य रूप से, परंपरागत अगर देखा जाए। एक तो कोटा लगा सकते हैं, इससे ज्यादा चीजें आप नहीं आयात या निर्यात कर सकते। कोटा, मात्रात्मक प्रतिबंध को कोटा कहा जाता है, गुणात्मक प्रतिबंध को लाइसेंस कहा जाता है, लाइसेंस कहा जाता है, और प्रशासनिक प्रतिबंध को परमिट कहा जाता है। कोटा, लाइसेंस, परमिट, कोटा, लाइसेंस, परमिट। अब देखिए कोटा क्या है, मात्रात्मक प्रतिबंध है, क्वांटिटिव बैरियर है। ये मात्रात्मक प्रतिबंध है, मात्रात्मक प्रतिबंध को कोटा कहा जाता है। गुणात्मक प्रतिबंध को लाइसेंस कहा जाता है, गुणात्मक प्रतिबंध को लाइसेंस, और प्रशासनिक प्रतिबंध को परमिट, प्रशासनिक प्रतिबंध को परमिट कहा जाता है। टैरिफ का मतलब कर होता है। देखिए टैरिफ माने होता है कर, टैरिफ का मतलब होता है कर लगाना। कर को अंग्रेजी में टैक्स भी कहा जाता है, टैरिफ भी कहा जाता है, कर लगा देना। जैसे मान लीजिए मार्कर है, अगर मान लीजिए इसको मैंने 10 रुपए में खरीदा तो जीएसटी है इस पर कितना, 18%। तो 18% क्या हो गया, टैरिफ हो गया। टैरिफ माने कर, है कि नहीं? तो इस तरीके से व्यापार को रोका जाता है। बात समझ रहे हैं? अब इनमें से कोई भी ना रहे तो इसी को कहा जाता मुक्त व्यापार। अगर ये भी ना रहे, 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 तो क्या हो जाएगा, फ्री ट्रेड हो जाएगा। अगर ये सारा खत्म कर दिया जाए तो इसी को क्या कहा जाएगा, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। सब खत्म कर दिया जाए तो इसी को भैया कहा जाएगा मुक्त व्यापार। ये सारा चीज खत्म कर दिया जाए, सब क्रॉस देखिए मैंने लगा दिया, सारा खत्म कर दिया जाए तो इसी को मुक्त व्यापार। तो 1813 में, 1813 में मुक्त व्यापार के दौर की शुरुआत हुई, और ये इस तरीके की सारी चीज खत्म की गई, एकाधिकार खत्म किया गया और एक नई शुरुआत हो गई। तो इतना तो समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मणिकांत, आपका स्नेह है, आपका प्यार है आप सभी लोगों का। तो ये मुक्त व्यापार क्या है, एग्जैक्ट डिफाइन हो गया। अब इसकी प्रकृति क्या रही, मुक्त व्यापार का नेचर क्या था, जरा इसको देखेंगे।
अब दूसरा पॉइंट है मुक्त व्यापार की प्रकृति, नेचर ऑफ फ्री ट्रेड, नेचर ऑफ फ्री ट्रेड कब? यही 1813 से 1857 तक। मुक्त व्यापार की प्रकृति क्या रही इस दौर में? ध्यान से सुनेंगे, मुक्त व्यापार की प्रकृति क्या रही? अब देखिए, मुक्त व्यापार की प्रकृति रही कि भारत को बाजार के रूप में विकसित करना, भारत को कच्चे माल के क्षेत्र के रूप में विकसित करना, भारत को एक बाजार बनाना। तो देखिए, पहला इसका जानते नेचर जो रहा वो भारत को बाजार के रूप में विकसित करना, भारत को बाजार के रूप में विकसित करना, भारत को बाजार बनाया जाए, अर्थात भारत को बाजार बनाना, अंग्रेजी वस्तुओं के लिए, ब्रिटिश वस्तुओं के लिए, भारत को ब्रिटिश वस्तुओं या यूरोपीय वस्तुओं, ब्रिटिश वस्तुओं या यूरोपीय वस्तुओं के लिए बाजार बनाना, के लिए बाजार बनाना, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण, क्योंकि इसी दौर में ब्रिटेन में औद्योगिकरण चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा माल बना रहे हैं, वस्तुएं बना रहे हैं, तो बेचेंगे कहां? एक तो यूरोप में रास्ता है बेचने का, दूसरा भारत में भी। तो भारत में ऐसा वर्ग खड़ा किया जाए जो उनका सामान ले ले। तो क्या करना पड़ेगा? भारत में आपको अंग्रेजी शिक्षा फैलाना पड़ेगा, भारत में अंग्रेजी मानसिकता वाले लोगों को पैदा करना होगा, अंग्रेजों को भारत के ऊपर सांस्कृतिक एकाधिकार स्थापित करना होगा, और भारत की जो व्यवस्था है उसमें कमियां ढूंढनी होगी, और भारत को बताना होगा कि तुम्हारा सब अंधविश्वास है, तुम्हारा सारी गतिविधि जो है वो वैज्ञानिक नहीं है। उसमें संशय पैदा कर देना, अपने इतिहास के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति संशय पैदा कर देना, ताकि उसमें विश्वास ही ना हो। जैसे आपके पास खाना, आपके पास जो आपका जो भोजन है बहुत अच्छा है, लेकिन पिज्जा बर्गर की बड़ाई कर देना, उसका प्रचार प्रसार कर देना, उसको खाने पीने को हाई सोसाइटी का खान पान साबित कर देना, तो कल्चरल देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप से अब एक तरीके से देखा जाए तो जो है अपनी संस्कृति को बढ़ाना हुआ पश्चिमी देशों द्वारा। इसी तरीके से अपने कपड़े को, अपने भोजन को, अपने रहन सहन को, अपने सोच समझ को, अपने हर जानते गतिविधि को सही साबित करना, श्रेष्ठ साबित करना, और भारत की हर गतिविधि को पिछड़ा हुआ साबित करना, बुरा साबित करना, और भारत को अपने अतीत के प्रति संशय पैदा करवा देना, और अपने समाज में कमियों को उभार देना, ताकि अंग्रेज अच्छे लगने लगे तो निश्चित रूप से उनकी वस्तु बिकने लगेगी, जो अच्छा लगने लगेगा निश्चित रूप से वही आप खरीदने लगेंगे। तो भारत को बाजार के रूप में विकसित करना एक नेचर, और दूसरा भारत को कच्चे माल के क्षेत्र के रूप में विकसित करना, भारत को रॉ मेटीरियल, कच्चे माल, भारत को कच्चे माल के क्षेत्र के रूप में विकसित करना, ताकि भारत से रॉ मटेरियल मिलता रहे और सस्ते से सस्ता मिलता रहे। भारत को कच्चे माल के क्षेत्र के रूप में विकसित करना। अब कच्चा माल उपलब्ध हो, कच्चा माल उपलब्ध और सस्ता भी हो, उपलब्ध हो और प्लस सस्ता हो। अब इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसके लिए जानते हैं प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे, फ्री ट्रेड। अब जरा देखिए, ये दो जानते हैं मुक्त व्यापार की प्रकृति दो तरीके की रही। एक तो भारत को बाजार के रूप में कैसे विकसित किया जाए, दूसरा भारत को कच्चे माल के क्षेत्र के रूप में कैसे विकसित किया जाए। अब भारत को बाजार के रूप में कैसे विकसित किया जाए, पहले इस बिंदु पर आते हैं। भारत को बाजार के रूप में कैसे
कैसे विकसित किया जाए, सबसे पहले इस पॉइंट को समझना बेहद जरूरी है। तो भारत को बाजार के रूप में विकसित करने के लिए सबसे पहले भारतीय समाज का पश्चिमीकरण किया जाए। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन और अंग्रेजी संस्कृति का फैलाव किया जाए और ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार किया जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पहले आते हैं भारत को बाजार के रूप में विकसित करना। कच्चा माल पहले से तो जा रहा है, लेकिन कच्चा माल जानते हैं सस्ता तब होगा और ज्यादा कब होगा, जब ज्यादा कंपनियां लगेंगी, जब ज्यादा खादान बनेंगे, जब ज्यादा बड़े स्तर पर जानते हैं यहां पर वाणिज्यिक खेती होगी। कोई भी चीज तब ज्यादा सस्ती हो जाती है जब बड़े स्तर पर होती है। केवल एक व्यक्ति के काम करने पर जानते चीजें बड़ी नहीं होती। बिजनेस तब ज्यादा हो पाता है जब जानते कंपटीशन बढ़ा दिया जाता है, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अब देखिए, भारत को पहला पॉइंट इसमें है प्रकृति में, या ये लिख देते हैं, भारत को बाजार के रूप में विकसित करना। अब भारत को बाजार के रूप में विकसित करने के लिए सबसे पहले भारतीय समाज का पश्चिमीकरण करना होगा। भारतीय समाज का पश्चिमीकरण करना, भारतीय समाज का पश्चिमीकरण करना, वेस्टर्नाइजेशन करना। और भारतीय समाज का पश्चिमीकरण करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। अच्छा, दूसरा काम क्या करना होगा? भारतीय समाज का एक तो पश्चिमीकरण करना होगा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ा के ये किया जाए। अच्छा, दूसरा, भारत की परंपरा, व्यवस्था और जो कुछ भी मूल्य हैं उनको अंधविश्वास साबित करना, अर्थात भारतीय समाज की कमियों को जानते उभारना। तो यहां पे दूसरा, भारतीय समाज की कमियों को उभारना, भारतीय समाज की कमियों को उभारना। इससे बिजनेस में फायदा होगा। भारतीय समाज की कमियों को उभारना। जब आपको अपनी चीज में कमी लगने लगेगी तो दूसरे की व्यवस्था अपनाएंगे, और दूसरे की व्यवस्था अपनाएंगे तो धीरे धीरे दूसरे की मनः स्थिति और दूसरे के मेंटल सेटअप में आएंगे और दूसरे के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि सबको जानते हैं अपनाएंगे आप, और अंततः जानते हैं उसी के जैसा हो जाएंगे। तो देखिए, पहला है भारतीय समाज का पश्चिमीकरण करना, मतलब अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है भारतीय समाज की कमियों को उभारना। अब भारतीय समाज की कमियों को कैसे उभारेंगे? भारतीय समाज की कमियों को कैसे उभारेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अंग्रेज क्या करेंगे? सती प्रथा, सती प्रथा का अंत, इसके लिए कानून बनाएंगे। ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, और ऐसे दिखाएंगे जैसे पूरे भारत में सती प्रथा ही चल रही है, जैसे पूरे भारत में ठगी प्रथा ही चल रही है, प्रचार प्रसार करके। नरबल प्रथा, नरबल प्रथा का अंत, या जानते हैं दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। देखिए, इसका मतलब सिंबॉलिक रूप से, सांकेतिक रूप से कानून बनाएंगे। ठगी प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, और दिखाएंगे देखिए सती प्रथा जैसी चीज आपके देश में होती है, कितना बुरा है। महिलाओं की गरिमा के साथ, महिलाओं के जानते हैं मानव अधिकारों के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सती प्रथा का समर्थन कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अंग्रेजों ने सती प्रथा का अंत किया, लेकिन सती प्रथा को भुनाया खूब। सती प्रथा को भुनाया अर्थात बताया कि देखो पूरे समाज में सती प्रथा चल रही, जबकि पूरे समाज में नहीं थी, किसी किसी क्षेत्र में जानते हैं ये प्रथा सीमित थी। और यह भी जानते सिंबॉलिक, कुछ लोगों में, कुछ घरों में या कुछ जातियों में सीमित थी, लेकिन इसको पूरे भारत की कमी के रूप में जानते उभारा गया।
ठगी प्रथा भी हर जगह नहीं चल रही थी, कुछ ठग थे कुछ एरिया में थे, और वहां पे जानते हैं उसको बताया गया पूरे भारत में ठगी प्रथा जैसी चीज चल रही है। इसी तरीके से नरबल, कहीं कहीं पे बलि देने की, ऐसा नहीं कि कहीं ये प्रथा ही नहीं थी, कहीं कहीं नरबली भी होती थी। अब आदिवासियों में, जनजातियों में इस प्रथा का को जानते उभार करके उन्होंने कानून बनाया, और इस सारी कमी इसी तरीके से सारा जानते हैं सारे के विरुद्ध कानून बना करके ये बताया कि हम लोग बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, हम लोग बहुत ही सभ्य लोग हैं, और भारत एक बहुत असभ्य समाज है, और भारतीय समाज बहुत पिछड़ा समाज है, भारतीय समाज में अंधविश्वास है, वैज्ञानिक मानसिकता नहीं है। और इस तरीके से जो पढ़े लिखे लोग या तथाकथित ऊपरी स्तर के लोग थे उनको आकर्षित करना शुरू किया। जो समझदार होगा वो तो निश्चित रूप से कहेगा सती प्रथा बुरा है, ठगी प्रथा बुरा है। धीरे धीरे लगेगा अरे ये तो हमको व्यवस्था, अंग्रेज हमारे यहां शासन नहीं कर रहे हैं, लाभ नहीं कमा रहे हैं, बल्कि हमको व्यवस्था दे रहे हैं, हमको अच्छी चीज दे रहे हैं। और धीरे धीरे जानते हैं अपने समाज में कमी लगने लगेगी और ब्रिटिश समाज अच्छा लगने लगेगा। तो इससे मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे अंग्रेजों को सहयोग करने के लिए। और जब शिक्षा दे दी जाएगी तो अंग्रेज की हर चीज जान जाएंगे, क्योंकि जब वो शिक्षा देगा तो उसमें अंग्रेजी पढ़ाएगा, तो पहली बात तो आपको इंग्लिश सिखा देगा, उसकी बात सीधे समझने लगेंगे, उसके लिए एम्प्लॉय बनने लगेंगे आप। और दूसरे, अंग्रेजी जब शिक्षा दी जाएगी तो उसमें अंग्रेजी चीजों को, यूरोपीय चीजों को पढ़ाया जाएगा, तो धीरे धीरे यूरोपीय समाज, यूरोपीय व्यवस्था उसको एक आदर्श मानते हुए आप जानते हैं उसी तरीके की मन है स्थिति आपकी हो जाएगी। और ऐसा होने से क्या होगा, फिर अंग्रेजी वस्तुओं, यूरोपीय वस्तुओं का आप बाजार बन जाएंगे, और फिर वही सामान खरीदेंगे। फिर ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हो रहा है उसकी वस्तु भारत में बिकने लगेगी, तो फिर दो बाजार हो जाएगा। एक यूरोप में जो लोग खरीद रहे हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, नीदरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, फिनलैंड में, और दूसरा भारत में जानते हैं कितना बड़ा बाजार। और भारत की जनसंख्या आप जान रहे हैं, औरंगजेब के समय में भारत की जनसंख्या लगभग 15 करोड़ थी, तो भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा रही। इस दौर में भी माना जाता भारत की जनसंख्या करीब 17-18 करोड़ थी। 17-18 करोड़ जनसंख्या में सारा तो बाजार नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर जानते हैं इसका मान लिया जाए कि 1% भी आपके पास आ गया तो बहुत है। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सारे रियासत वाले लोगों को, सारे जमींदार लोगों को, सारे जानते पूंजीपति लोगों को या प्रभावशाली वर्गों के कुछ लोगों को अपनी शिक्षा से जोड़ा, अपने सिस्टम से जोड़ा, और उनकी मानसिकता को बदल करके पश्चिमीकरण की शुरुआत करी। तो ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से उन्होंने भारत को बाजार के रूप में विकसित करना शुरू किया। लेकिन अब इसमें पढ़ना पड़ेगा ये अंग्रेजी शिक्षा, और पढ़ना पड़ेगा ये सब प्रथा, क्योंकि पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता, मान लीजिए पूछा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसमें था क्या, कमियां क्या थी, तो थोड़ा अंग्रेजी शिक्षा को भी फटाफट देख लिया जाए, अंग्रेजी शिक्षा को भी देख लिया जाए। एक चीज ध्यान रखेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर आप सांस्कृतिक रूप से प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, सांस्कृतिक रूप से अगर किसी के ऊपर अधिकार बना लेते हैं, तो फिर आपका बिजनेस हमेशा हमेशा के लिए होता रहेगा। यही कारण है कि पश्चिमी देशों ने क्या किया, पश्चिमी देशों ने फिल्मों पे एकाधिकार बनाया, साहित्य पे एकाधिकार बनाया, और जानते हैं रेडियो, टेलीविजन जैसे संचार माध्यमों पर एकाधिकार बनाया, और अपनी संस्कृति परोसने लगे। और आज भी आप भले आजाद हो गए हैं, लेकिन आप सांस्कृतिक रूप से आजाद नहीं हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजी व्यवस्था से आजाद हुआ, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत आज भी आजाद नहीं है। हम लोगों का पहनावा देखिए, मैंने भी शर्ट पहन रखा है, यह भारतीय पहनावा नहीं है, हमारा पहनावा ये कभी नहीं था। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी का पहनावा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी केवल यही अच्छा है ऐसा मान करके भारत के समाज में जानते हैं व्यवहार करना पड़ता है। जैसे आप आईएएस का इंटरव्यू देने जाएंगे, आप पैंट शर्ट पहन के जाइए, कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन धोती कुर्ता पहन करके आप नहीं जा सकते, ये बुरा है। इसीलिए आप सोचिए, हम लोगों से भी लोग इंटरव्यू में पूछते हैं कि सर कौन सा कपड़ा पहने, तो कहना पड़ता है कि भाई स्काई ब्लू का टी शर्ट शर्ट सिलवा लीजिए, ब्लू कलर का पैंट सिलवा लीजिए, ब्लैक कलर का पैंट सिलवा लीजिए, व्हाइट कलर का शर्ट सिलवा लीजिए। अब शर्ट पैंट ही बताना है, उसमें भी टाई भी बहुत लोग बताते हैं। अब सोचिए, भारत में ये ड्रेस एक फॉर्मल ड्रेस माना जा रहा है, और जो धोती कुर्ता साड़ी या तमाम लोकल ड्रेस हैं हमारे देश के लोगों का, अलग अलग क्षेत्रों में कहा जाता है फॉर्मल नहीं ड्रेस है, ये इनफॉर्मल है, ऑफिस में पहन करके नहीं जाया जा सकता। कहा जाता है ये ऑफिस में पहन करके नहीं जाया जा सकता। अब बताइए, इसीलिए हमें भी ये पहन करके पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये फॉर्मल ड्रेस माना जाता है, इसीलिए हमारा भी पहनना मजबूरी, आपका भी पहनना मजबूरी, और पूरे देश में सब लोग मजबूर हैं, और एक मजबूरी में व्यवस्था चल रही है। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक रूप से हम आजाद नहीं हैं, और ये आज से ये जानते हैं कल्चरल हेगमनी नहीं हुई है, एकल्टरेशन नहीं हुआ, ये इसी दौर में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाज का पश्चिमीकरण किया गया, और आज तक जानते हैं हम लोग उस मानसिकता में जी रहे हैं और उसी मानसिकता के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। और फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल पैंट, शूज, कि भाई लेदर का शूज होना चाहिए। अरे भाई, हवाई शूज या वैसी चीज क्यों नहीं पहन के जाया जा सकता इंटरव्यू में? लेकिन नंबर कट जाएगा। उन लोगों ने मान रखा कि ऐसे ही पहन के आइए, तो वैसे ही पहनाना पड़ता है। ये सब व्यवस्था यहां से शुरू हुई। तो आप देखिए, अंग्रेजी शिक्षा जरा, ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी शिक्षा, पहले हेडिंग डालिए फटाफट, में 2-2, 3-3 पॉइंट बोल दूं। अंग्रेजी शिक्षा, ऐसे हेडिंग डालिए आप, अंग्रेजी शिक्षा, ताकि आप यहां से जानते हैं सारे बिंदुओं को आसानी से समझ सकें। अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश एजुकेशन। अब देखिए, उद्देश्य क्या था और परिणाम क्या हुआ। उद्देश्य और परिणाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और वैसे भी जानते। देखिए, उद्देश्य क्या क्या था, 2-3 बिंदु को मैं फोकस कर रहा हूं। सरकार के लिए सस्ते श्रमिक तैयार करना। सरकार, देखिए उद्देश्य क्या है, सस्ता, सरकार के लिए सस्ते श्रमिक तैयार करना। सरकार के लिए सस्ते श्रमिक कर्मचारी तैयार करना। पहला उद्देश्य ये था कि कर्मचारी तैयार करना। दूसरा, भारत में पुरोहितों, उलेमाओं, हिंदुओं में पुरोहितों पर, पंडितों पर, पुजारियों पर, और मुसलमानों में उलेमाओं पर नियंत्रण स्थापित करना। क्योंकि जैसे अंग्रेजी शिक्षा आपको दी जाएगी, तो उसमें जानते हैं, उसमें ईसाइयों की आलोचना नहीं की जाएगी, पादरियों की आलोचना नहीं की जाएगी, लेकिन भारत में जो धार्मिक चीजें हैं, गतिविधियां हैं, उनकी आलोचना की जाएगी। सेलेक्टिव, कि भारत में जानते हैं सारी परेशानी उत्पन्न हुई है पंडितों से, पुरोहितों से, धार्मिक व्यवस्था से, मौलवियों से, उलेमाओं से। मतलब भारत में जो भी धर्म है, मैंने 2 लिख दिया क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी, क्योंकि जानते भारत में जो उस समय का तत्कालिक समाज था, उसमें हिंदू और मुस्लिम थे। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों पर नियंत्रण कैसे होगा, जब उस वर्ग को उसके खिलाफ भड़का दिया जाए। हिंदुओं को अपने ही धर्म और उसके प्रैक्टिस में संशय होने लगे और पिछड़ापन लगने लगे, है कि नहीं। और दूसरी तरफ मुसलमानों को भी लगने लगे अपने ही चीजों में। लेकिन मुसलमानों को उतना आप बरगला नहीं सकते, क्योंकि सामान्यतः मुसलमानों में फिर भी धार्मिक शिक्षा होती है, जिसके नाते मुस्लिम वर्ग सामान्यतः धार्मिक विषयों से जुड़ा रहता है। लेकिन हिंदुओं में कोई धार्मिक शिक्षा होती नहीं ऐसी।
और धार्मिक गतिविधियों से चूंकि सारे लोग नहीं जुड़े रहते, इसलिए संशय पैदा करना ज्यादा आसान हिंदुओं में रहता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत के ही खिलाफ भारत के लोगों को खड़ा कर देना। बात समझ रहे? तो ये दूसरा पॉइंट था। अच्छा, इसके अलावा भारत में, ध्यान से सुनेंगे, भारत में सिविलाइजिंग मिशन का प्रचार प्रसार करना, अंग्रेजों की व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना, भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था, अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था, अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, देखिए, किसी की कोई व्यवस्था बुरी नहीं होती। हम ये नहीं करें कि अंग्रेजों की सारी व्यवस्था बुरी थी, हाँ, लेकिन इस मानसिकता के साथ कि हमारी ही व्यवस्था अच्छी है और आपका सारा गड़बड़ है, ये बुरा है। अंग्रेजी भाषा बुरी नहीं है और ना ही अंग्रेजी व्यवस्था को हम बुरा कह सकते हैं, हाँ, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था ही अच्छी है, बाकी आपकी सारी व्यवस्था खराब है। ये जो एकल्टरेशन इसको कहा जाता है, कल्चरल एकल्टरेशन, सांस्कृतिक रूप से वर्चस्व स्थापित करना, कल्चरल हेगमनी है एक तरीके का, ये सांस्कृतिक नेतृत्व करना, मतलब अपनी ही चीज को बेहतर मानना ये और दूसरे की चीज को खराब मानना। मान लीजिए मैं कहूं कि ये दिल्ली के आसपास की का जो खान पान रहन सहन अच्छा है और दक्षिण भारत का खराब है, या खाली पंजाबी कल्चर अच्छा है और बाकी मैं कह दूं बेकार है, या मैं कह दूं यूपी बिहार वाले बहुत पिछड़े लोग हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं, या मैं कह दूं दाल की पूड़ी खाते हैं, या मैं कह दूं गुजराती लोग बड़े खराब लोग हैं, हर खाने में मीठा डाल देते हैं, या मैं कह दूं राजस्थानी बड़े खराब हैं, बाजरे की रोटी हमेशा खाते रहते हैं, दाल बाटी चूरमा खाते रहते हैं, है कि नहीं, बेजद की रोटी खाते रहते हैं। हम एक चीज को अच्छा कह के दूसरे को बुरा नहीं कह सकते। हम एक अपनी चीज को तो आप अच्छा कहें, अपने पर आपको गौरव होना चाहिए, लेकिन दूसरी का भी गौरव महसूस होना चाहिए। दूसरा बहुत पिछड़ा हुआ है यह मानना ही अपने आप में जानते हैं। तो इन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा शुरू की उसका उद्देश्य यही था कि अपनी चीज को हाईलाइट करना और दूसरे में हीन भावना जानते, दूसरे के प्रति हीन भावना आए उसके लिए। अच्छा, ईसाई मिशनरियों के लिए भूमि तैयार करना ताकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो। ईसाई मिशनरियों के लिए भूमि तैयार करना, बाकी सबके धर्म की आलोचना हो रही है, हिंदुओं के धर्म की, मुसलमानों के धर्म की, बौद्धिस्टों के धर्म की, जैनियों के धर्म की, सिखों के धर्म की, मतलब भारत में जितना भी धर्म था उसकी आलोचना हो रही, लेकिन ईसाई धर्म के लिए भूमिका खड़ा हो रही है। और अंततः राजा राम मोहन राय का तो ईसाईकरण हो ही गया। राजा राम मोहन राय बहुत अच्छे थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे, लेकिन बाद में ईसाई बन गए। ईसाई बनना भी बुरा नहीं है, लेकिन यह मान लेना कि सारा बेहतरी ईसाई होने में है, यह भी बुरा है ना। ईसाई बहुत सारे लोग रहे हैं, मदर टेरेसा रही हैं, हम लोग उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन अगर ये हो करके कि भाई ईसाई ही केवल अच्छा और बाकी बुरा है, ये भाव गलत है। आप कुछ भी हो, कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि आप अपनी मन स्थिति से जो स्वीकार करें। आपको लगता है कि ईसाई श्रेष्ठ है तो आप ईसाई बने, आपको लगता है कि जानते बौद्धिस्ट श्रेष्ठ है, बौद्धिस्ट बने, हिंदू श्रेष्ठ है हिंदू बने, मुस्लिम श्रेष्ठ है मुस्लिम बने, लेकिन दूसरा कोई कम नहीं है या दूसरा जानते हीन नहीं है, यह भी जाने, क्योंकि हर जानते हैं व्यक्ति को अधिकार है अपने ढंग से जीने का, हर जाति को अधिकार है, हर क्षेत्र के लोगों को अधिकार है, और हर लोगों को जानते हैं जब इस तरीके का भाव होगा तभी वो श्रेष्ठ माना जाएगा। अब देखिए, उद्देश्य यही था इनका
कि सरकार के लिए सस्ते श्रमिक और कर्मचारी तैयार करना, भारत में पुरोहितों उलेमाओं पर नियंत्रण स्थापित करना और भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था और अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना और अंततः ईसाई मिशनरियों के लिए भूमिका तैयार करना, ये इनका उद्देश्य था। अब देखिए परिणाम क्या रहा, जरा ध्यान दें परिणाम क्या रहा, पहले इतना नोट कर लें। अब देखिए परिणाम क्या रहा, जरा ध्यान सुनेंगे। देखिए अंग्रेजी शिक्षा में भी बहुत चीजें अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा दिया, गणित की पढ़ाई को बढ़ावा दिया, ये अच्छी बात है। अंग्रेजों ने दो चीज बड़ी अच्छी करी कि गणित को बढ़ावा देना शुरू किया। गणित तो खैर भारत में पहले से थी, लेकिन पश्चिमी गणित को उन्होंने बढ़ावा दिया, मतलब मैथमेटिक्स को प्रमोट किया, ये बहुत अच्छी बात है। विज्ञान को प्रमोट किया, ये भी बहुत अच्छी, ये अलग बात है कि उन्होंने अपने ही विज्ञान को माना, भारत के विज्ञान को स्वीकार ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, तब भी हम उनको अच्छा मानते हैं, कम से कम अपनी अपनी चीज सिखाया। तो देखिए पहला पॉइंट परिणाम क्या रहा, पहला भारत में तर्कवाद, तर्कवाद का मतलब कोई सही तर्क नहीं, पश्चिमी तर्कवाद और विज्ञानवाद को बढ़ावा मिला भारत में। इसलिए मैं शब्द लिख दूंगा पश्चिमी, पश्चिमी तर्कवाद, पश्चिमी तर्कवाद विज्ञानवाद को बढ़ावा मिला, तर्कवाद विज्ञानवाद को बढ़ावा मिला। तो ये कोई बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी पश्चिमी तर्कवाद ही रहेगा और भारत का तर्कवाद विज्ञानवाद नहीं माना जाएगा, अंधविश्वास माना जाएगा, ये स्वीकार्य नहीं है। जैसे मैं श्रेष्ठ हूं, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप श्रेष्ठ नहीं हैं, ये बुरी बात है कि नहीं। और इसीलिए भारतीय परंपरा में पेड़ पौधों जीव जंतुओं सब में ईश्वर को देखने की एक दृष्टि मानी गई। हम लोग कभी किसी को छोटा नहीं समझते, हम सभी, पूरा भारतीय समाज की हमेशा दृष्टि रही कि पूरी दुनिया परिवार है, सारे लोग भाई बहन हैं, सब में ईश्वर को देखने की दृष्टि रही है हमारी। मतलब भारतीय मानसिकता मूलतः ऐसी ही रही, तभी तो उपनिषदों में लिखा गया ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर है, हर व्यक्ति ईश्वर है। अगर आपकी दृष्टि बहुत व्यापक होगी और आप व्यापक बनाएंगे तो सब में ईश्वर जैसा देखने की दृष्टि। लेकिन जानते हैं इन्होंने पश्चिमी तर्कवाद और विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया, ये पहला पॉइंट इससे हुआ। दूसरा जानते हैं पश्चिमी संस्कृति को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी, पश्चिमी संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति को अपनाने की, भारत में प्रवृत्ति, संस्कृति को अपनाने की भारत में, भारतीय समाज में प्रवृत्ति बढ़ी, भारतीय समाज में प्रवृत्ति बढ़ी, भारतीय समाज में प्रवृत्ति बढ़ी। तीसरा, इससे जानते भारतीय समाज में पिछड़ापन है और ब्रिटिश समाज में अगड़ापन है, ये साबित करने में वो सक्षम रह गए। आज भी लोग जो कॉन्वेंट एजुकेशन लेते हैं और जो तथाकथित जानते हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बच्चे जानते गांव वाले बच्चों को पिछड़ा हुआ मानते हैं, खाली चेहरा देख करके, कपड़े देख करके और उनकी भाषा सुन करके। हिंदी बोलता है पिछड़ा हुआ है। आज भी, मतलब पहले की बात क्या थी वो छोड़ दीजिए, आज भी जो कॉन्वेंट एजुकेशन लेता है या इंग्लिश मीडियम, तथाकथित इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ता है, वो सोचता है जो गांव का बच्चा हिंदी बोल रहा है सोचता है ये पिछड़ा हुआ है, या कोई भी भारतीय भाषा बोल रहा है तो सोचता पिछड़ा हुआ है, या उसके जानते हैं खान पान रहन सहन को देख करके सोचता पिछड़ा हुआ है। बर्गर पिज्जा खा रहा है तो सोचता अगड़ा हुआ, जो उसके स्कूल में जूडो कराटे सिखाया गया सोचता है अगड़ा हुआ है। दूसरा कबड्डी खेल रहा है, योगा कर रहा है, स्थानीय कोई खेल खो खो खेल रहा है, कोई स्थानीय खेल खेल रहा है तो सोचते हैं वो पिछड़ा हुआ है। ये आज भी ऐसा, तो सोचिए क्यों, क्योंकि ऐसी एक मानसिकता बनती है। तो यहां भारतीय समाज, देखिए पश्चिमी संस्कृति और अंग्रेजी संस्कृति को अपनाने की भारतीय समाज में प्रवृत्ति बढ़ी, और तो और मतलब अब मैं क्या बताऊं,
राजा राम मोहन राय कितने बड़े विद्वान थे, बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे, ब्रह्म समाज की शुरुआत करी थी, लेकिन वो भी भारतीय समाज को हीन मानने लगे और अंततः ईसाई धर्म अपना लिए। और धर्म अपनाने के बाद छोड़ दीजिए, भारत छोड़ करके भी चले गए। अंततः लास्ट समय में ब्रिटेन में उनकी मृत्यु हुई, और ब्रिटेन में भी जानते हैं उनकी शरीर को जलाया नहीं गया, क्योंकि हिंदू धर्म छोड़ दिया था, वहां दफनाया गया। दफनाना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी एक इस मनः स्थिति में तो निश्चित रूप से वो आए। तो ये दूसरा पॉइंट। अच्छा, तीसरा आप देखेंगे कि इससे भारतीय समाज में पिछड़ेपन को उघाड़ना संभव हुआ। इससे भारतीय समाज में पिछड़ेपन को दिखाना संभव हुआ। पिछड़ेपन को दिखाना संभव हुआ, क्योंकि जब अपनी शिक्षा देंगे तो उनकी बात आप पढ़ेंगे तो वो अपनी चीज को अच्छा पढ़ाएंगे। आपकी खाली कमियों वाली चीज, देखिए कमी और अच्छाई हर समाज में होता है। हर समाज का व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन उसका अच्छा अच्छा पढ़ा देना जिसका बढ़ाना है, और जिसका खराब करना उसका खाली बुरा बुरा। जैसे मान लीजिए आप ही हैं और या मैं ही हूं, मान लीजिए आप हैं, आप में अच्छाई भी है बुराई भी है। किसी दिन पता चला कि आप परेशान थे, किसी को आपने अच्छा भला बुरा कह दिया, लेकिन किसी ने आपका वही वीडियो बना लिया। आपका जो भला बुरा आपने किसी को गाली दिया, कुछ कहा या कड़े शब्दों में कहा, वही वीडियो बना लिया, और आपने जो 1000 दिन अच्छा किया उसका कुछ नहीं किया। अब वही आपका वीडियो दिखा रहा है कि देखिए ये व्यक्ति ऐसा है। अरे मेरे भाई, ये जिस दिन तनाव में था, परेशान था, उस दिन ये सब बोल रहा था। यही वो नहीं था या नहीं है। लेकिन अपना जब बताना हो तो अपना खाली अच्छी अच्छी चीज का वीडियो बना के रिकॉर्ड कर देना, उसको दिखाना कि देखिए मैं तो ऐसा हूं। अंग्रेजों ने यही किया। भारतीय समाज की जो कमियां थी उसका वीडियो बना लिया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए कि भारतीय समाज की जो कमियां थी उसका वीडियो बना लिया कि सती प्रथा है, दास प्रथा है, ठगी प्रथा है, नरबल प्रथा है, और भारत में विधवा को विवाह नहीं करने दिया जा रहा है। और फिर बाद में कानून बना के सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, नरबल प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, और विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम। ऐसा कह कह करके लगने लगा कितना सभ्य बना रहे हैं, कितना अच्छा बना। लोगों ने कहा अंग्रेजों की जय हो, अंग्रेजों की जय हो। ऐसी मन स्थिति तैयार कर दिया और अपने ही समाज की बुराई शुरू हो गई। आप लोगों का बहुत बहुत स्नेह। अच्छा, अब देखिए भारत में चौथा, भारत में जो है पश्चिमी उदारवाद मानवतावाद का प्रसार हुआ। पश्चिमी उदारवाद मानवतावाद, उदारवाद कामा मानवतावाद। देखिए मानवतावाद अच्छा बात है। मानवतावाद का प्रचार प्रसार हुआ। पश्चिमी उदारवाद क्या है? पश्चिमी उदारवाद लिबरलिज्म है। उदारवाद है कि राज्य उदार होना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, है कि नहीं? भारत में बहुत सारे राजा थे, कई बार वो जनता के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। तमाम नवाब थे, मुगल थे, वो अपने लिए काम कर रहे थे, वहां पे वो उभारा। उदारवाद बुरा नहीं है, लेकिन इसका इसका इस सिद्धांत का उपयोग दूसरी चीज के लिए उन्होंने किया। मानवतावाद, यूरोप का मानवतावाद कहता है स्त्री पुरुष बराबर है। ये बुरी बात नहीं है। देखिए स्त्री पुरुष बराबर, पश्चिम का मानवतावाद कहता है स्त्री पुरुष बराबर है। ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन देखिए कोई किसी के बराबर नहीं है। ये बात ही सही नहीं है कि स्त्री पुरुष बराबर है। कोई किसी के बराबर नहीं, सब लोग अपने जैसे हैं, अद्भुत हैं। आपको किसी के जैसा नहीं बनना है। डॉक्टर कलाम ने एक बार एक बच्चे को डांटा। एक बच्चे ने कहा सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। कलाम जी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप मेरे जैसा नहीं बनोगे, आप दूसरा कलाम नहीं बनोगे, आप अपने जैसा बनोगे और बहुत बड़ा बनोगे।
किसी को किसी जैसा नहीं बनना, आपको अंबेडकर जैसा नहीं बनना है, आपको विवेकानंद जैसा नहीं बनना है, बल्कि एक नया विवेकानंद बनना, नया अंबेडकर बनना, नया भगत सिंह बनना है, मतलब एक अपने जैसा बनना है, ताकि इतिहास आपका, कोई फॉलोअर नहीं, कोई जानते हैं यहाँ फोटो कॉपी नहीं चल रहा है कि एक आदमी बन गया वही बनते रहना है। हाँ, डॉक्टर कलाम एक अद्भुत व्यक्ति थे, उससे भी ज्यादा अद्भुत और क्षमता वाला आपको बनना है और अपने जैसा बनना है। विवेकानंद बहुत अद्भुत व्यक्ति थे, लेकिन आपको अपने जैसा, उनके जैसा नहीं बनना है, बल्कि उतना ही क्षमता और उससे भी बहुत अद्भुत क्षमता के साथ आपको अपने जैसा बनना है। अब उस समय जानते हैं जैसी क्षमता आपकी विकसित हो। तो ये देखिए परिणाम ये हुआ, ये परिणाम हुआ। अब जरा दूसरी इस पॉइंट को तो आपने समझ लिया कि यहां पे अंग्रेजी शिक्षा से उन्होंने क्या किया। अब दूसरा, भारतीय समाज की कमियों को उभारने के लिए उन्होंने जानते हैं सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, नरबल प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, और इसमें बहुत सारे भारतीय ही अंग्रेजों की बड़ाई करने लगे। बड़ाई करना बुरा नहीं है, लेकिन उनके चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि रावण ने जब सीता को चुराया था तो उसका भेष भी साधु का भेष था, और साधु के भेष बनकर के आया और कहा बेटी भिक्षाम देही, और सीता जी ने समझा कि अब बेटी कह रहा है, संत दिख रहा है, साधु दिख रहा है, चलिए भिक्षा दे देते हैं। भेष बदल के आया था रावण वो, ऐसे अंग्रेज भेष बदल के आया था और ये सब कह रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हम लोग भी कहे कि अंग्रेज हमारा शासक रहेगा, और जानते हैं वो जबकि अपना व्यवसाय कर रहा था, वो यहां से को लूट रहा था, यहां लाभ कमा रहा था, और हम सोच रहे थे हमारे लिए शासन कर रहा है, हम सोच रहे थे कि हमारे लिए व्यवस्था बना रहा, हम सोच रहे थे हमारे लिए कानून का शासन स्थापित कर रहा है, और धीरे धीरे हम उसके अधिकार को मानने लगे और अंततः ब्रिटिश शासन हो गया। फिर उसको भगाना भी मुश्किल हो गया। तो अब देखिए भारतीय समाज की कमियों को उभारना, अब कैसे कैसे कमियों को, तो रूल ऑफ लॉ दूसरा पॉइंट है, भारतीय समाज की कमियों, ये बी कर लेते, भारतीय समाज, या जो भी पॉइंट आप लिखो, भारतीय समाज की कमियों को उभारना या बताना। कैसे बताना? कानून का शासन स्थापित करके, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, कानून के शासन से, अर्थात कानून का शासन स्थापित करके। अब कानून का शासन स्थापित करके कैसे? जैसे नंबर 1 लिखते जाएंगे, ये सब पूछा जाता है। सती प्रथा, जैसे सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत है कि नहीं? ठगी प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, ये सब कानून दिखा करके देखो, और देखने में अच्छा भी लग रहा है, इसको बुरा नहीं कहा जा सकता। कौन कहेगा कि सती होना अच्छी बात है? कोई सभ्य व्यक्ति कह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कह सकता। मैं भी कहूंगा सती होना बहुत बुरी बात है। सती हो जाना, पति के मृत्यु के बाद पत्नी का उसी के बराबर चिता पे जल जाना, कितना अमानवीय है। और दूसरा, बच्चों को उसके मां से भी छीना जाता। चलिए पति नहीं रहा, मां रहेगी, पत्नी रहेगी, मतलब मां रहेगी, तो उसके साथ बच्चे रहेंगे, जीवन पल जाएगा। नहीं तो बच्चे भी जानते हैं अनाथ हो जाएंगे। और राजा राम मोहन राय ने अपने भाभी को देखा था, सुना था, कहीं बाहर गए हुए थे, उन्होंने देखा उनके भाभी को जला दिया गया, वो बड़े दुखे हुए। इसीलिए राजा राम मोहन राय ने ठान लिया कि अब सती प्रथा का अंत होकर रहेगा। इसका मतलब राजा राम मोहन राय बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन अंग्रेजों के जाल में फंस गए, क्योंकि वो तो रावण की तरीके से आया था, है कि नहीं? वो तो उसकी तरीके से आया। तो दास प्रथा का जानते, ध्यान से सुनेंगे, दास प्रथा का अंत,
और इसके बाद जानते हैं नरबल प्रथा का अंत, नरबल प्रथा का अंत, नरिबल प्रथा का अंत। अब ऐसा नहीं कि भारत में हर जगह नरबली दी जाती थी, हां, लेकिन कुछ जनजातियों में, कुछ हमारे जनजाति भाई, कुछ हमारे वनवासी भाई ये कहीं से बुरी प्रैक्टिस कर रहे थे। आज भी बहुत सारे जनजाति शराब पी रहे हैं, या जानते हैं कुछ गलत धूम्रपान कर रहे हैं, कुछ और भी तमाम गलत चीजों में है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता पूरे भारत के समाज में ये है। कमियों को उभारा नहीं जाता। मान लीजिए कभी आप गुस्से में आकर के आपने किसी को कुछ बोल दिया, तो मैं नहीं कह सकता कि ये ऐसा करते हैं हमेशा। अरे जिस समय गुस्सा था उस समय कर दिया, बाद में सॉरी भी मांगा था उसने, सॉरी भी बोला था। अब विधवा पुनर्विवाह, विधवा, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर साथ रहे। विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह अधिनियम, अधिनियम ये 1856। अब देखिए ये कानून का शासन अंग्रेजों ने दिखाया, देखिए मैं कानून का शासन कर रहा हूं और ये गलत चीजों को खत्म कर रहा हूं, ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसका उन्होंने लाभ उठाया भारत की मानसिकता बदलने में, भारतीयों को भारतीय चीजों के प्रति भड़काने में। इसके माध्यम से ये देखिए भारतीय समाज की कमियों को उभारने में सक्षम हो गए। अब जब भारतीय समाज की कमियों को जानते हैं, उभार दिया उन्होंने, तो निश्चित रूप से अब क्या करना है। अब तो बहुत सारे लोग उनके पक्ष में, अब तो बहुत सारे लोग जानते हैं उनके पक्ष में हो ही जाएंगे। तो देखिए पहला नेचर, ध्यान से सुनेंगे, अब पहला मुक्त व्यापार की प्रकृति में पहला नेचर ये था कि भारत को बाजार के रूप में विकसित करना, जो कि मैंने समझा दिया इन सारे बिंदुओं के माध्यम से कैसे भारत को बाजार के रूप में विकसित करने के लिए पश्चिमीकरण करना और भारतीय समाज की कमियों को उभारना। अब दूसरा बिंदु यहां पर ये देखें, दूसरा पॉइंट देखें कि भारत को कच्चे माल के क्षेत्र के रूप में कैसे विकसित करना, भारत को कच्चे माल के क्षेत्र के रूप में। तो भारत को, या हेडिंग डालिए भारत को कच्चे माल के, भारत को कच्ची माल के क्षेत्र के रूप में विकसित करना, भारत को कच्चे माल के क्षेत्र के रूप में विकसित करना। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, भारत को कच्चे माल के क्षेत्र के रूप में कैसे विकसित किया जाएगा। ब्रिटेन में जो उद्योग चल रहे हैं उनके लिए खेती करवाई जाए, अर्थात यहां जूट की खेती करवाई जाए क्योंकि वहां जूट का सामान बनाएंगे। यहां कपास की खेती करवाई जाए ताकि कपड़ा वहां बनाएंगे। यहां पे बागवानी की खेती किया जाए। सोचिए खाद्यान्न जरूरत है, भारत में अकाल पड़ रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, खाने पीने की कमी है, लोग परेशान हैं, लेकिन यहां पर खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ावा नहीं देना, बल्कि वाणिज्यिक कृषि का उत्पादन जबरदस्ती करवाना, नीलहे की खेती के लिए बाध्य करना, चाय की खेती के लिए बाध्य करना। अरे जिस भारतीय समाज में खाने पीने की चीज नहीं, वो चाय क्या पिएगा। लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती चाय की खेती करवा रहे थे, अंग्रेज जबरदस्ती कॉफी की खेती करवा रहे थे, जबरदस्ती अनेक ऐसी चीजों की खेती करवा रहे थे जो भारतीय समाज खाता पीता ही नहीं था। भारतीय समाज छाछ पीने वाला, दही खाने वाला, दूध पीने वाला, अब उसको जानते हैं चाय की खेती करवा के चाय बन रही है, यूरोप में जा रही, बिक रही, और यहां भी सिखाया जा रहा है चाय, ये सारी चीज। तो भारत को कच्चे माल के क्षेत्र के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है। तो भारत को कच्चे माल के क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए पहली बात तो भारतीय कृषि को ब्रिटिश जरूरतों के अनुसार, ब्रिटिश आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना, भारतीय कृषि को ब्रिटिश आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना, ब्रिटिश आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना। जैसे चाय की खेती,
जैसे कॉफी की खेती, जैसे नील की खेती, ताकि उनको कलर मिल जाए। या भारत में जानते वाणिज्यिक खेती, अब एक अलग अलग नहीं लिखूंगा, वाणिज्यिक खेती इस तरीके करना, कच्चा माल। अच्छा, दूसरा मशीनीकरण को बढ़ावा देना। भारत में मशीनीकरण को बढ़ावा देना, मशीनीकरण को बढ़ावा देना, भारत में मशीनीकरण को बढ़ावा देना। ध्यान से सुने, मशीनीकरण को बढ़ावा देने से क्या होगा? मशीनीकरण का मतलब ये नहीं कि आपके सहयोग के लिए मशीन बनाई जा रही। रेलवे की लाइन बिछा रहे थे, संचार सेवा की सुविधा दे रहे थे, सड़क बना रहे थे, लेकिन जहां तक खाने, सोचिए जंगलों तक उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। अरे जंगल में क्या जरूरत थी? हाँ, लेकिन उनके लिए जरूरत थी ना, वहां खनिज था, वहां से पेड़ काट के लाना था। तो जैसे उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, संचार की सुविधा शुरू की, संचार सुविधा शुरू की, बिजली की भी शुरुआत करी, अर्थात ऐसे बहुत सारी चीज शुरू की ताकि उनको सुविधा मिले, उनके अनुसार जानते चीजें अनुकूल हो। नोट कर लेंगे, उनके अनुसार चीजें अनुकूल हो, उनके अनुसार चीजें अनुकूल हो। अर्थात भारत को जो जरूरत है उसके लिए वो चीज नहीं होने देना, ब्रिटिश जरूरतों के लिए जानते हैं व्यवस्था तैयार करना। अर्थात भारत की जरूरतों, आवश्यकताओं की बजाय ब्रिटिश जरूरतों, आवश्यकताओं को पूरा करना। अब भारत में आप सोच रहे हैं अनेक बार अकाल पड़ रहा है, खाने पीने का उत्पादन ही पर्याप्त नहीं है, और खाने पीने की चीजों के उत्पादन को रोक करके ऐसी चीजों के उत्पादन के लिए बाध्य करना जिससे हमारे लोग और जानते हैं प्रभावित हो जाएं, ये अन्याय नहीं तो क्या है। और निश्चित रूप से इससे क्या होगा, उनके लिए तो कच्चा माल होगा, उनके लिए तो कच्चा माल है, लेकिन हमारे लिए यही आपदा बनने लगा, यही समस्या बनने लगी। और साथ में हमारे उद्योगों को टारगेट करना, हमारे कारीगरों को टारगेट करना, और उनके जानते हैं उनके उत्पादन को रोकना, प्रभावित करना, भी सब पॉइंट लिखवाएंगे ही। अब हम लोगों ने देखिए 2 पॉइंट पूरा कर लिया। अगर आप यहां पे देखेंगे तो देखिए एक पॉइंट की क्या है, ये सबको क्लियर हो गया कि मुक्त व्यापार क्या है, ये क्लियर। मुक्त व्यापार की प्रकृति क्या थी? अरे वही प्रकृति थी कि भारतीय समाज का पश्चिमीकरण करना, अंग्रेजीकरण करना, और दूसरा जानते भारत को कच्चे माल के। अब तीसरा प्रभाव क्या रहा, मुक्त व्यापार के काल का प्रभाव, ये बड़ा पार्ट है। मुक्त व्यापार के युग का प्रभाव, इट मींस इफेक्ट ऑफ एज ऑफ फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार के युग का प्रभाव। अब देखिए क्या प्रभाव रहा, तो पहला देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर, दूसरा जानते हैं समाज पर, और तीसरा प्रशासन पर। भाई मुक्त व्यापार के काल का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, और प्रशासन पर क्या। तो पहले अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या थी उस समय? कृषि और उद्योग था, मतलब कृषि पर प्रभाव, और भैया उद्योग पर प्रभाव, उद्योग पर प्रभाव।
अर्थात कृषि पर प्रभाव क्या पड़ा और उद्योग पर प्रभाव क्या पड़ा, इसको जानना, इसको समझना। अब देखिए कृषि पर क्या प्रभाव हुआ, आप सभी लोग जानते हैं कि कृषि में पहली बात तो भारतीय जरूरतों के अनुसार कृषि उत्पादन को होने नहीं देना, और दूसरा कृषि में जमींदारी, महालबाड़ी, रैयत बाड़ी जैसी व्यवस्था को जानते फैलाना, शोषण करना। तो पहला है, यही लिख देते हैं, उत्पादन को कृषि उत्पादन को ब्रिटिश जरूरतों के अनुसार, ब्रिटिश जरूरतों के अनुसार बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन को ब्रिटिश जरूरतों के अनुसार बढ़ावा देना। और नंबर 2, कृषि में जानते शोषणकारी व्यवस्था, जमींदारी, रैयत बाड़ी, महालबाड़ी, कृषि में शोषणकारी व्यवस्था को बढ़ावा देना। इस पे हम लोग बात करेंगे, कृषि में शोषणकारी व्यवस्था। जो लोग नहीं समझते जमींदारी, महालबाड़ी, रैयतबाड़ी, हम लोग बात कर लेंगे, उस पर भी पढ़ लेंगे, है कि नहीं, कल देख लेंगे, पहले यहां जान लें। अच्छा, आप देखिए उद्योगों में क्या किया, उद्योग को प्रभावित करने के लिए बहुत नौटंकी किया एक तरीके से देखा जाए तो। भारत के जो उद्योग थे और उद्योगों में काम करने वाले लोग थे, उनको टारगेट किया उन्होंने कई प्रथा के माध्यम से। पहले इतना नोट करिए, फिर मैं उद्योग को सीधे लिखाता हूं, एक लाइन उसमें भी लिख लेना। उद्योग में अब देखिए उद्योग को प्रभावित करने के लिए क्या किया, भारत में लोग हाथ से काम करते थे, उन्होंने मशीनीकरण को बढ़ावा दिया। पहली बात तो भारत में हस्तशिल्प, मतलब हाथ से काम करने वाले, हाथ से काम करने वाले लोगों को प्रभावित करने के लिए मशीनीकरण को बढ़ावा, मशीनीकरण को बढ़ावा देना। मशीनीकरण को पहली बात तो बढ़ावा दिया, और कई प्रकार का जानते सिस्टम। देखिए मशीनीकरण को पहली बात तो बढ़ावा दिया। अब मशीन के सामने कहां कोई आदमी जानते हैं टिक पाएगा, मशीन ज्यादा उत्पादन करेगी, व्यक्ति उतना उत्पादन कर नहीं पाएगा। और फिर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ये मेंस में भी जानते पूछा, जैसे ददनी प्रथा है, ददनी प्रथा एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, या सीधे मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूं, नहीं तो आप तुरंत पूछेंगे ददनी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बढ़ावा देना, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा कर पा रहा है तो बाध्य कर देना उसे उत्पादन बंद करने के लिए, बाध्य करना। पहले मैं इतना फिनिश कर दूं। अब देखिए समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर प्रभाव नंबर 1, एक नया बौद्धिक वर्ग खड़ा हुआ। भारत में नया बौद्धिक वर्ग खड़ा हुआ जो अंग्रेजों का समर्थन करने लगा, जो अंग्रेजी शासन का समर्थन करने लगा, जो अंग्रेजी शासन का समर्थन करने लगा। और दूसरा जानते हैं, सांस्कृतिक संकट शुरू हुआ, ईसाईकरण होने लगा। सांस्कृतिक संकट, जब भारतीय समाज में कमी दिखेगी तो आप ईसाई बनने की कोशिश करेंगे, मतलब ईसाईकरण की शुरुआत। चलिए ये तो कोई बहुत बुरा नहीं है, चलिए कोई ईसाई बन रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बुरा है कि भारत में विभाजन होने लगा। भारत में
हिंदू आपस में ही जानते हैं, कुछ लोग उसको अच्छा कह रहे हैं, कुछ बुरा कह रहे हैं। ऐसे मुसलमान अपने धर्म के प्रति, मतलब एक तरीके से भारत में भारतीय संस्कृति के प्रति संशय होने लगा। भारतीय संस्कृति के प्रति संशय का भाव होने लगा। भारतीय संस्कृति के प्रति संशय, फिर तमाम रिसर्च वगैरह भी करवाने लगे और उसके माध्यम से सब चीज को साबित करने लगे। तो ये सांस्कृतिक संकट भी हुआ। अब देखिए प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रशासन पर क्या प्रभाव हुआ। अब देखिए प्रशासन का केंद्रीकरण होगा, प्रशासन का केंद्रीकरण होगा। जहां पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, वहीं भारत का गवर्नर जनरल लाल विलियम बेंटिक बना, और बाद में आप देख रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन सीधे सत्ता ही आ गई, वायसराय आ गया। प्रशासन पर प्रभाव, प्रशासन पर प्रभाव। तो प्रशासन में एक तो शासन प्रशासन का केंद्रीकरण होने लगा। शासन एवं प्रशासन का केंद्रीयकरण होने लगा, केंद्रीकरण होने लगा। अभी दिखाते हैं। और दूसरा आधारभूत संरचनाओं का जानते विस्तार होने लगा, लेकिन भारतीय हितों के लिए नहीं, ब्रिटिश हितों के लिए, ब्रिटिश हितों के लिए, ब्रिटिश हितों के लिए आधारभूत संरचना का विस्तार, आधारभूत संरचना का विस्तार। और इससे जानते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो प्रशासन और चुस्त दुरुस्त होता है। अगर रेलवे बनेगी, सड़क बनेगी, संचार होगा, बिजली होगी, जैसे रेलवे मान लीजिए 1853 में आ जाती है, या टेलीग्राफ 1851 में आ जाता है, तो तुरंत तो आता नहीं, उससे पहले काम शुरू होता। भाई रेलवे कैसे बनेगी? एक दिन में रेलवे का उद्घाटन हुआ 1853 में मुंबई से थाने के बीच, लेकिन बनना तो 1930 के आसपास से ही शुरू हो गई थी। टेलीग्राफ का देख रहे हैं, इसी तरीके से आप जानते हैं टेलीग्राफ हुआ। सड़क की भी ऐसे ही शुरुआत हो गई। सड़क करीब करीब ये मान के चलिए 1831 में जो ग्रांड ट्रंक रोड देखते हैं, जीटी रोड नाम दिया गया, ग्रांड ट्रंक रोड, उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया था। अब ये ऐसे में सोचिएगा भारतीयों के लिए बना रहे हैं, ये जो है इससे अंग्रेजों का शासन प्रशासन और भी चुस्त दुरुस्त होने लगा। ब्रिटिश शासन को आसानी होने लगी, शासन को आसानी होने लगी। और यहां पर देखिए शासन प्रशासन का केंद्रीकरण कैसे हो रहा, जहां बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये क्या होने लगा, ये होने लगा जानते हैं भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल। ये 1833 से, और यही चल के भारत का वायसराय हो गया, भारत का वायसराय 1858 में, ये भारत का वायसराय 1858। अर्थात प्रशासन का केंद्रीकरण हो रहा है यहां पर। प्रशासन का केंद्रीकरण हो रहा है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए जरा ध्यान देंगे, अब दोनों बातों को देखें। प्रशासन का केंद्रीकरण होने लगा, क्योंकि किसी व्यवस्था को जानते हैं बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक जगह से नियंत्रण करना होगा।
तभी जानते हैं मुक्त व्यापार होगा और सब कुछ होगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए धीरे धीरे भारत अंग्रेजों के हाथ में जकड़ने लगा और वह भारत में और मजबूत होने लगे। तो मजबूत होंगे तो शोषण भी करेंगे। यही कारण है कि 1857 में फिर विद्रोह हो गया उनकी व्यवस्था। अच्छा, दूसरे भारत के धर्मों में हस्तक्षेप करने लगे। तो 1857 के विद्रोह का कारण आप जानते हैं, सिपाही विद्रोह का कारण। अर्थात ऐसे बहुत सारी चीजों को अब आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब समझाएंगे क्या होता है, अभी इससे आगे बढ़ेंगे। अब आज देखिए यहीं तक करेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ते चलिए और पुराने क्वेश्चन पेपर को रोज देखते हुए चलिए। और मैं जितना पढ़ा रहा हूं, मैं देखिए जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं पढ़ाता रहूंगा। सिविल सेवा में सारी चीज नहीं पढ़नी होती है। जो जरूरी है, जहां पे विचार बदलता है, जहां पर सोच बदलती है, जहां टर्निंग पॉइंट है, क्वेश्चन वहां से आता है। इसलिए ये आप मत सोचे कि मैं सारा पढ़ाऊंगा, सारा नहीं, मैं जरूरी पढ़ाऊंगा जो सिविल सेवा की जरूरत का है। बाकी अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताब लेकर के भी साथ साथ पढ़ते रहें, उसके लिए हमने मना नहीं किया है। एनसीईआरटी पढ़ते रहें और उससे ज्यादा भी पढ़ने की इच्छा है तो कुछ और पढ़ते भी रहें। और साथ में जानते हैं, यहां तो मैंने कहा भी है कि बिपिन चंद्रा का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बुक लेकर के भी पढ़ लें। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है और बिपिन चंद्रा की एक किताब है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उसको भी आप पढ़ लें। और साथ में मैं क्लास जो पढ़ा रहा हूं ये क्लास नोट और पिछले सालों का प्रश्न पत्र, इतना काफी है। इतने से आपका काम चल जाएगा, इससे ज्यादा जानते हैं और करने की जरूरत नहीं है। तो आज इतना ही, इससे आगे फिर हम लोग कल बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।